अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम पिंडी बोर्ड कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का टॉपिक नंबर 1.2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स को नहायत ही आसान वर्डिंग में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोग्राम आपने लिखना हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो और प्रोग्राम लिखते हो। तो उन रूल्स को हम बोलते हैं सिंटैक्स। कि ये आपने अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आपको हर हाल में उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। आपका जो कंपाइलर है, जो कि आपके कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से, तो वो क्या करेगा, वो एक एरर शो करेगा और उस एरर को हम बोलेंगे, ये कौन सा एरर है, सिंटैक्स एरर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं रिजर्व वर्ड्स की तरफ। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना कुछ वर्ड्स पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से डिफाइंड है और उनको एक स्पेशल पर्पस के लिए रखा गया है कि ये वर्ड हमारे लिए इस काम के लिए यूज़ किया जाएगा और उनका मीनिंग जो होता है वो कंपाइलर को पता होता है। इसको हम किसी भी वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ये नाम से जैसे आप समझ सकते हैं, ये रिजर्व्ड है। ठीक है, कुछ सी लैंग्वेज में हमारे पास रिजर्व वर्ड्स आते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्विच, कैरेक्टर, इफ़ या वॉइड तरह के कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स हम अपने सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि सी लैंग्वेज में टोटल हमारे पास 32 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसी के साथ एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस लेटर्स में होते हैं। यहाँ पे देखें आप, जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो लोअर केस लेटर में हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो उसमें सबसे पहले आता है लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम ना कुछ फंक्शंस जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं वो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर हमने उन फंक्शन को यूज़ करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन फंक्शंस की फ़ाइल को पहले इंक्लूड कर लिया जाए। तो उसके लिए हम हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम हैश इंक्लूड के साथ कोई भी हेडर फाइल लिखते हैं। अब हेडर फाइल हमारे पास बहुत सी तरह की होती हैं, जैसे stdio है, mat.h है। इनकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अच्छा, इनके दो तीन नाम हैं। इसको हम हेडर फाइल्स भी बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं, लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है कि प्री मतलब पहले के प्रोसेसिंग से पहले इस फाइल को प्रोग्राम के साथ इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि जो भी फंक्शन हम उसमें यूज़ करने वाले हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके हमारा कंपाइलर। अब इसमें जैसे हमारे पास एक हेडर फाइल है stdio, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब स्टूडेंट्स, हम ना अपने प्रोग्राम में डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स के फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अगर हम ये लाइब्रेरी या ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जो हमारे इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं होंगे। इसी तरह अगर हमने कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए math.h की लाइब्रेरी है। तो नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा मेन सेक्शन। मेन सेक्शन हमारे पास, इसमें हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है जो कि हमारे पास एक प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके पास मेन सेक्शन नहीं होता, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में या आपके सिंटैक्स में मेन सेक्शन नहीं है तो क्या आएगा। एक तो ये बात है, सब स्टूडेंट्स को पता है एरर आएगा, लेकिन किस चीज़ का एरर आएगा, जैसे ही आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका कंपाइलर आपके मेन फंक्शन पर जाता है और वहाँ से ही आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जैसे आप घर में एंटर होने के लिए आपको दरवाज़ा चाहिए, उसी तरह आप समझ लें कि मेन फंक्शन जो है उस प्रोग्राम में एंटर होने का दरवाज़ा है। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद इसकी बॉडी के तमाम फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर हमारे पास मेन फंक्शन ही नहीं होगा तो वो हमारा एरर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन हमारे पास करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और उसके अंदर जितना भी कोड आता है, इन ब्रेसेस के अंदर हम जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा हमारे पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहलाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का कहते हैं कि
ये लेट सपोज हमने सी लिखा अपर केस में, ये सी लिखा हमने लोअर केस में, ये दोनों डिफरेंट है। जैसे हमने रिजर्व कीवर्ड्स पढ़े थे और उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो सारे लोअर केस में लिखे जाते हैं। जैसे इंटीजर इज़ डिफरेंट फ्रॉम INT, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव है, इन दोनों का मतलब चेंज है, लोअर केस और अपर केस का मतलब चेंज होता है। इसमें हर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हमें एक सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर ना लगा हुआ हो तो हमारा जो है वो सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो आपने इस चीज़ को प्रोग्राम कोड करते हुए हमेशा याद रखना है कि आपने हर स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिनके आगे हमारे पास सेमीकोलन नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कमेंट्स। अब स्टूडेंट्स कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती हैं प्रोग्राम में जो कि लिखी तो जाती हैं लेकिन कंपाइलर उनकी एग्जीक्यूशन नहीं करता। बेसिकली ये हमारे जो भी कोड होता है उसको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए लिखी जाती हैं। अब पर्पज़ ऑफ कमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अमूमन बोर्ड के पेपर में आता है, और सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट का डिफरेंस भी। तो पर्पज़ का क्या है कमेंट्स को लिखने का? देखें स्टूडेंट्स, जब आप कोई एक प्रोग्रामर एक बहुत बड़ा लेंथी कोड करता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने कोई कोड किया, अब हम उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हैं, तो अगर वो हमारी रिप्लेसमेंट में कोई बंदा हायर करते हैं तो जब वो हमारा कोड देखेगा तो उसको समझने में आसानी हो, इसके लिए हम अपने कोड में कमेंट्स ऐड करते हैं। बेसिकली कमेंट्स क्या है? हमारे कोड की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसी के साथ चूँकि हम इंसान हैं, हमारी याददाश्त इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम अपना लिखा हुआ कोड 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद देखेंगे तो वो हमें उस तरह से याद नहीं होगा। तो हमारे लिए कमेंट्स हमारे हेल्पफुल होते हैं कि उसको समझने के लिए कि अच्छा ये यहाँ से हम ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए कोड में डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट। तो हमारे पास 2 किस्म की टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट करना हो तो हम डबल स्लैश से इसको लिखते हैं। कोई भी चीज़ इस स्लैश के बाद एक लाइन में जो लिखी जाएगी उसे हम कमेंट कंसीडर करेंगे। कौन सा कमेंट? सिंगल लाइन कमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है दिस इज़ आ कमेंट, और ये सिंबल आपका लगा होना बहुत ज़रूरी है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए सबसे पहले आपको स्लैश, स्टैरिक और फिर स्टैरिक और स्लैश के साथ स्टार्ट करना है। कोई भी टेक्स्ट आपका इसके बीच में जो आएगा वो आपका मल्टी लाइन कमेंट कंसीडर होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये एक मल्टी लाइन कमेंट को, जिसमें डिफरेंट लाइंस में टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको एक शो करवाया हुआ है, ये एक मल्टी लाइन कमेंट्स है। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर के तौर पे आपने ये बात याद रखनी है, कमेंट्स प्रोग्राम में लिखे तो जाते हैं, ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि कोई भी बंदा कोड को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन कंपाइलर इनकी एग्जीक्यूशन नहीं करता, ये सिर्फ कोड की डिस्क्रिप्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, फर्दर इस चैप्टर की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।